हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद और मेरा नाम अनुराग यादव। मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अनुराग यादव पे। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको बस पेपर में पढ़ के चले जाना है और यही पढ़ने के बाद आपको इसे याद भी कर लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि बस हम पढ़ के चले गए, आपको याद भी होना चाहिए। जब आप इसे याद कर लेंगे तो आप पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहला पॉइंट है राष्ट्रवाद का मतलब अपने देश से प्रेम करना या देश के प्रति वफादारी। यानी मतलब जैसे हम अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं, अपने देश के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, ताकि कोई हमारे देश को कुछ भी कहता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो वही है कि अपने देश के प्रति वफादारी। और जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यह राष्ट्रवाद की परिभाषा है। तो देखिए गाइस, जैसे राष्ट्रवाद के सदस्यों में, राष्ट्र का मतलब होता है एक देश के सदस्यों में एक ही पहचान डालेंगे और जैसे हम उन्हें कहेंगे कि आपको अपने देश से प्रेम करना है और वही हमारा सब कुछ है, तो उसी का मतलब है राष्ट्रवाद। तो उसमें हम एक पहचान को सभी व्यक्ति के अंदर डाल रहे हैं। और आगे है राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाली चीज़ें हैं राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान। जो यही 3 से 4 चीज़ें हैं जो राष्ट्रवाद को बहुत मजबूत करती हैं। अगर कहीं राष्ट्रगान होता है तो आप बिल्कुल सतर्क और सावधान खड़े हो जाते हैं और आपके प्रति देश भावना जगने लगती है। नए और राष्ट्र प्रतीक को हम देखते हैं तो हमें वहाँ अपने आप सलामी करने को मिलती है। नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया 1789 में शुरू हुई थी। इसका मतलब है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो पूरे दुनिया में लोकतांत्रिक को फैलाने वाला, लोकतंत्र को लाने वाला यही है, फ्रांस ही है। तो देखो मैंने नीचे लिखा भी है 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब आगे है फ्रांस के ध्वज का रंग, ऊपर सफ़ेद, बीच में नीला और नीचे लाल है। फ्रांस में फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा माना जाता है। जैसे हमने यहाँ पर हिंदी को राजभाषा माना है, वैसे हमारे देश की तो कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बट फ्रांस और अन्य देशों में उनकी राष्ट्रभाषा है। जैकोबिन क्लब यह शिक्षित लोगों और छात्रों द्वारा बनाया गया था। यह तृतीय स्टेट के द्वारा बनाया गया था। फ्रांस में जब क्रांति नहीं हुई थी तब 3 स्टेट में लोग रहते थे। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते थे और द्वितीय स्टेट में कुलीन लोग और तृतीय स्टेट में मध्यम वर्ग के और गरीब लोग आते थे। तो ये गरीबों द्वारा बनाया गया क्लब था और फ्रांस से पूरी दुनिया में लोकतंत्र फैलाने में लगभग 100 साल लग गए थे। नेपोलियन 1804 में राजा बना। यह 1804 से 1815 तक फ्रांस का राजा रहा था। जो नेपोलियन था इन्होंने लोकतंत्र को हटा दिया, क्योंकि जब फ्रांस का राजा 1789 से पहले लुई 16वां था, जो कि एक निरंकुश राजा था जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। तो जब लोगों ने वहाँ पर आंदोलन करना शुरू किया तब उसका साम्राज्य हटने लगा, तो उसे राजा से हटा दिया गया 1790 में। और 1791 में फ्रांस एक लोकतंत्र, एक राष्ट्रवाद देश बन गया, गणतंत्र बन गया। तो फिर धीरे धीरे सब ऐसा ही चलता रहा और 1793 जो है उसे एक कहते हैं ना, वो डर वाला समय कहा गया था। तो ऐसा सब सही चल रहा था। फिर उसके बाद नेपोलियन जी आए और 1804 में वहाँ के लोकतंत्र को पराजित करके खुद राजा बन गए। तो नेपोलियन जी ने 1804 में सिविल कोड को लागू किया था और
इस कोड में यह हुआ था कि जो गरीबों को है उन्हें समान अधिकार मिले। सब कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग जैसे लोग थे वो टैक्स नहीं भरते थे, तो और केवल तृतीय स्टेट टैक्स भरते थे। तो नेपोलियन के कोड के अनुसार टैक्स सभी लोग भरेंगे। अब आगे है, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना 1791 में की गई थी। देखो मैंने जो बताया था वही आ गया। तो इसके आगे है, फ्रांस पूर्वी और मध्य यूरोप में कई शक्तिशाली राजा थे। नेपोलियन ने सिविल कोड को 1804 में लागू किया था। अभिजात का मतलब है अमीर लोग। जर्मनी ने 19वीं सदी से पहले यह 39 भागों से बटा था। जर्मनी जो था वो अपने एकीकरण के पहले 39 भागों में बटा था, जो कि बहुत ज़्यादा था। सन 1815 में रूस, ब्रिटेन, प्रशिया और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित ताकतों ने नेपोलियन को पराजित कर दिया। अब देख लो कहाँ एक लोग और कहाँ एक लोग के ऊपर 4 लोग लड़ रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वो बंदा हार ही जाएगा। तो फिर उससे बंदी बना लिया गया। ये वाटरलू का युद्ध हुआ था, 1815 में हुआ था। तो 1822 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई और ये एक रहस्यमयी तरीके से हुई। आज तक कोई इसके नहीं जानता कि कैसे हुई। वाटरलू का युद्ध जीतने के बाद ये 4 देश वियना में एक मीटिंग करते हैं। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो आपने सुना कि वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और ये 4 देश जो थे ये वियना में मीटिंग करते हैं वाटरलू का युद्ध जीतने के बाद, यानी नेपोलियन को हराने के बाद। ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक था, और ये जो था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। जैसे हम यहाँ पर पीएम कहते हैं ना, तो ऑस्ट्रिया में इसे चांसलर कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे है, इस मीटिंग की जिम्मेदारी ड्यूक मैटरनिक के पास थी। जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था उसकी जिम्मेदारी थी कि इस मीटिंग में कुछ होने अगर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। इस मीटिंग के बाद वियना संधि का निर्माण होता है। ये 1815 में होता है। एक संधि बनाई जाती है, ये 1815 में होती है। और नेपोलियन के बाद फ्रांस का राजा बुर्बो राज्यवंश के किसी व्यक्ति को बना दिया जाता है। वही आ गया जैसे लुई 16वां था, वो भी बुर्बो राज्यवंश का था और गरीबों पर अत्याचार करता था, वैसे ही यहाँ पर भी किसी को बना ही दिया गया। तो उत्तर में नीदरलैंड राज्य, दक्षिण में पिटमार्ट से जिनोवा जो था वो उसमें था, इटली में था। तो ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का कब्जा दिया गया था। नेपोलियन ने 29 राज्यों का एक जर्मन संगठन भी बनाया था, जो जर्मन 39 भागों में बटा हुआ था। तो ऐसे ही नेपोलियन ने 39 राज्यों का जर्मन संगठन बनाया था। मैंने 29 बोल दिया था, वहाँ 39 है। यूरोप की कई रूपरेखा तय करने के लिए वियना की मीटिंग हुई थी, क्योंकि यूरोप के देशों को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए इस मीटिंग को किया गया था। तो जियोसेपे मेज़िनी, इनका नाम है जियुसेप्पे मैत्सिनी भी कहते हैं। ये एक इटालियन क्रांतिकारी हुए और इनका जन्म 1807 में हुआ और यह जेनोवा में हुआ था। यह कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य बन गए थे और 1830 में जब केवल 24 साल के थे तो लिगुरिया में क्रांति फैलाने की कोशिश इन्होंने की थी। जैसे हमारे भगत सिंह थे तो वो हर जगह क्रांति करते थे, वैसे इन्होंने भी की थी। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया था। पहला मार्सेय में यंग इटली और वर्ने में यंग यूरोप, ये दोनों इनकी सीक्रेट सोसाइटी है। अब आगे है, फ्रांस का पहला उथल पुथल 1830 की जुलाई में हुआ था, जब नेपोलियन को मारने के बाद बुर्बो राज्यवंश को बनाया गया था। तो फिर से वहाँ की जनता ने क्रांति करना स्टार्ट कर दिया और फिर इसका उथल पुथल 1830 में हुआ। 1830 के बाद संवैधानिक राजतंत्र में लुई फिलिप को मुखिया बनाया गया। मतलब राजा है तो कोई ऐसा नहीं कि राजा की मर्जी होगी, जो राजा चाहे वो कर सकता है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है कि वो संविधान के तरीके से राजा को भी चलना होगा। जैसे हमारे पीएम मोदी हैं तो वो कानून के विरुद्ध नहीं जा सकते, वैसे वहाँ पर भी
राजा संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकता, उसे भी संविधान में ही चलना होगा। ग्रीस की आज़ादी का संघर्ष 1821 को शुरू हुआ था। वहाँ ग्रीस के लोगों को ओटोवन साम्राज्य तुर्की ने गुलाम बनाया था। तो जो तुर्की के लोग थे उन्होंने ओटोवन साम्राज्य था उनका, और इन्होंने ग्रीस को गुलाम बनाया था अपना। और तुर्की के लोग मुस्लिम को मानते थे और यूनान के लोग ईसाई धर्म को मानते थे। तो देखो आगे वही लिखा है, और ये आगे हम आ गए। ग्रीस में 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपाल की ट्रीटी हुई। इसमें ग्रीस को स्वतंत्रता दी गई। कॉन्स्टेंटिनोपाल एक इंग्लिश शब्द है और उसे ही पुस्तुन दुनिया की संधि कहते हैं। ये 1832 में हुई थी और इसमें ग्रीस को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया था ओटोमन साम्राज्य के द्वारा। तो रूस के खिलाफ 1831 में एक हथियारबंद विद्रोह भी शुरू हुआ, लेकिन उसे आंदोलन को कुचल दिया गया, मतलब उसे तोड़ दिया गया और उस आंदोलन को रूस ने दबा दिया। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। जर्मनी के सभी इलाकों से 18 मई 1848 को 831 प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। ये जर्मनी का एकीकरण करने के लिए हुआ था। प्रूसिया का राजा का नाम फ्रेडरिक विलेहम चतुर्थ था। राजा ऑस्ट्रिया की धमकी के कारण उसने जर्मनी का राजा बनने से इनकार कर देता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया कह रहा था अगर तुम जर्मनी का राजा बनोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, इसलिए वो जर्मनी का राजा नहीं बनता है। ओटो वन बिस्मार्क ये प्रूसिया के मुख्यमंत्री थे और जर्मन का एकीकरण इन्होंने ही किया था। जर्मनी को एकीकरण इन्होंने ही किया था, जर्मनी को इकट्ठा इन्होंने ही बनाया था। इन्होंने 7 साल तक युद्ध लड़े, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से लड़ा था, क्योंकि ये जो देश थे वो जर्मनी का एकीकरण करने से रोक रहे थे, क्योंकि उस टाइम के ये शक्तिशाली और पावरफुल देश थे। एकीकरण के बाद प्रूसिया के राजा को जर्मनी का बादशाह बना दिया गया। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ओटो वन बिस्मार्क खुद ही राजा क्यों नहीं बना? क्योंकि ओटो वन बिस्मार्क एक देशभक्त आदमी था और वह नहीं चाहता था कि मैं अपने राजा को धोखा दूं, तो उसने अपनी देशभक्ति निभाई और अपने राजा को यानी फ्रेडरिक विलेहम को जर्मनी का बादशाह बना दिया। देखो लिखा भी है, जर्मनी का राजा विलेहम को बना दिया गया। 1871 में जर्मनी एक स्वतंत्र देश बन गया, मतलब 1871 में जर्मनी को एक स्वतंत्रता मिल गई और वह एक एकीकरण वाला देश भी बन गया। प्रतिनिधियों के द्वारा जुलूस का आयोजन सेंट पॉल के चर्च में किया गया था। प्रतिनिधियों ने जो जुलूस निकाले थे उसे सेंट पॉल के चर्च में किया गया था, वहां से ये बना था। इटली 7 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे जर्मनी 39 भागों में बटा हुआ था, वैसे इटली भी 7 अलग अलग भागों में बटा हुआ था। 1831 के दशक में जोसेफे मेजीनी ने एक समग्र इटालियन गणराज्य की स्थापना के लिए एक योजना बनाई थी। आइए आगे देखते हैं। योजना बनाई थी सांड्रिनिया पिटमार्ट इलाके के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय थे। ये वहाँ के राजा थे और इटली के एकीकरण की कोशिश जोसेफे मेजीनी ने 1831 और 1848 में की थी, पर यह असफल रहे, इन्होंने नहीं कर पाया। विक्टर का प्रधानमंत्री का नाम काउंट काबूर था। काउंट काबूर ने फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को हराने में कामयाब हो गई। ये 2 देशों के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को हराया इन्होंने। और जोसेफे
गैरिबाल्डी ने इटली के दक्षिणी भाग को 1860 में जीत लिया। उन्होंने भी वहाँ इटली के दक्षिणी भाग को जीत लिया। किसने जीता? तो गैरिबाल्डी ने जीता और उत्तरी भाग को काउंट काबूर ने जीता। अब 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एक समग्र इटली का राजा घोषित कर दिया गया। अब आपको ये विचार आएगा कि मध्य को किसने जीता? तो मध्य के लोग ईसाई लोग थे, जिन्होंने डायरेक्ट ही कर दिया कि नहीं भाई, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते और हम आपको स्वतंत्रता ऐसे ही दे देंगे और आप एक स्वतंत्र देश बना सकते हैं। तो इन्होंने 1860 में 1860 से 1861 में एक स्वतंत्र देश बन गया इटली। और जैसे फिर गैरिबाल्डी एक नाविक थे, वह नाव चलाने वाले थे। आगे देखते हैं। तो काउंट केबिल द काबूर इटली के प्रधानमंत्री का पूरा नाम था। काउंट काबूर का पूरा नाम था कि काउंट केबिल द काबूर। सांड्रिनिया पिडमोर्ट पर इटालियन राजपरिवार का शासन था। जो उत्तरी इटली था ना, वहाँ पर इटालियन राजपरिवार जो थे वो अपना शासन चलाते थे। आइए आगे देखते हैं। कार्बोनारी संगठन 1810 ईस्वी में हुआ था। इसका संबंध मैजिनी से था। जो कार्बोनारी का संगठन था ये 1810 में हुआ था और इसका संबंध जो था वो मैजिनी से था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क द्वारा किया गया था। जो रक्त होता है ना, रक्त एवं लौह पुरुष जिसे कहते हैं, तो उसका अवलंबन बिस्मार्क द्वारा किया गया था। गैरिबाल्डी लाल सेना का मालिक था और जालबेरीन व्यापारियों की संस्था थी। फ्रांसीसी कलाकार ड्रिक सरायू ने 4 चित्रों की श्रृंखला 1848 में बनाया गया था। जो ड्रिक सरायू था, इसने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। और आगे देखते हैं। तो आगे है यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहते हैं। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये जो हमने पहले बताया था वही सब है आगे। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ये एक नई बात है, इसे भी याद करना कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ये एक आंदोलन था जो इंग्लैंड में किया गया था। तो हो गया हमारा पूरा चैप्टर और आपको पेपर में यही पढ़ के जाना है और आपको इसे लिख भी लेना है। यही नहीं मतलब कि हमने आप पढ़ लिया और हमें आ गया समझ में। आपको इसे लिख भी लेना है और आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे वो सब इसी में से ही बनेंगे। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने खुद पढ़ के अपने नोट्स बनाए हैं और ये आपको भी शेयर करता हूँ। तो थैंक यू। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपना काम करते हैं आपको पढ़ाने का। आपका काम है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने का और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने का। तो धन्यवाद। तो कैसे आप तो ठीक लोग होंगे, तो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर।